जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आधुनिक भारत की बात कर रहे थे और आज हम आधुनिक भारत में हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े घटनाक्रम यानी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब हमें प्यार दे रहे हैं, साथ में अगर अभी भी आप में से कोई हमारे इस चैनल पर नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आधुनिक भारत का एक ऐसा टॉपिक जिसे 1857 की क्रांति कहा गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने कभी अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं किए और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद नहीं किए। तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि हिंदुस्तान के इतिहास में या तो 1857 का वर्ष जिस समय एक विद्रोह हुआ उसी को क्रांति का नाम दिया गया, या इसके बाद अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरी क्रांति हुई तो वो कब हुई? वो हुई आपके 1942 में, 1942 में, जिसको आप भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हो। क्या बोलते हो? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। अब आप अगर जानते होंगे कि मतलब ऐसा क्या रीजन होता है, आप कभी किसी ने ये तो सोचा होगा ना कि यार 1857 को क्रांति कहा गया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को क्रांति कहा गया, और इन दोनों आंदोलनों से या आप कहें इस विद्रोह और इस आंदोलन से कहीं बड़ा व्यापक विश्वसनीय आंदोलन था 1920 का असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने चलाया था ना, असहयोग आंदोलन। इसको सिर्फ आंदोलन कह के छोड़ दिया, इसको किसी ने आज तक असहयोग क्रांति नहीं कहा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखिए कई सारे रोलर सत्याग्रह किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, होम रूल आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। उससे पहले भी हमने, जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कई सारी हत्याएं की, अंग्रेजों से युद्ध किए। किसी भी चीज को हमने क्रांति नहीं बोला, किसी भी चीज को हमने क्रांति नहीं कहा। तो दोस्तों, कुछ तो ऐसा रीजन होगा ना कि सिर्फ इन दोनों घटनाओं को ही क्रांति कहा गया। जैसे आपने देखा कि फ्रांस में भी एक क्रांति, अमेरिका में क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, और ब्रिटेन में कौन सी क्रांति हुई? औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में क्या हुई? औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। अब ऐसा क्या रीजन है कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति हुई? उसके बाद उद्योग तो ब्रिटेन से ज्यादा आज के समय में हम देखें तो आपके जर्मनी, जापान, अमेरिका, इन देशों में है। चाइना तो आज का टाइम में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। तो वहां पे क्रांति क्यों नहीं कही गई? ऐसा भी तो कोई रीजन तो होता होगा ना कि इन सब चीजों के बाद भी हमने किसी विशेष चीज को ही क्रांति कहा, किसी विशेष चीज को ही क्या कहा? क्रांति। 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस में भी एक क्रांति हुई, रूस में भी क्रांति हुई, चीन में भी क्रांति हुई, अमेरिका में भी क्रांति हुई। तो ये सब क्रांति क्यों कहलाई? कोई तो ऐसा रीजन होगा ना कि कुछ चीजें क्रांति कहलाती हैं। सेम ऐसे ही अगर औद्योगिकरण, आज जो चाइना आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है यानी विनिर्माण हब है, उसको आप ये नहीं कहते चाइना में औद्योगिक क्रांति हो गई। तो ऐसा क्या रीजन होता है दोस्तों कि आप किसी एक चीज को आप क्रांति कह देते हैं, दूसरी चीज को आप सामान्य अर्थों में जो भी उसका व्यापक अर्थ चल रहा होता है उतनी बात करते हैं। तो थोड़ा आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्या रीजन होता है कि कोई चीज क्रांति कही जाती है और कोई चीज सिर्फ आंदोलन तक ही क्या है, सीमित होकर के रह जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपसे सबसे पहले 1857 की क्रांति की। अब मैं यहां से 1857 हटा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करूंगा आपसे, और वो है क्रांति। क्या है दोस्तों? क्रांति। यानी क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है कि व्यवस्थाओं में, जो अब से पहले व्यवस्थाएं चलती आ रही थी ना, व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? आमूलचूल परिवर्तन। अब आमूलचूल परिवर्तन कैसे होता है? अब आप देख लीजिए, मैं आपको हर उदाहरण से समझा दूंगा। 1857
की क्रांति क्यों कही गई कि 1858 में क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या हुआ, भारत में शासन करने की प्रणाली ही चेंज हुई। जो अब तक शासन आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब कौन करेगा, अब करेगा ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज यानी भारत में अब व्यापारिक कंपनी की बजाय ब्रिटेन की जो संसद है वो क्या करेगी, वो शासन करेगी। और हमारा शासन किसके अंडर कहलाएगा, ब्रिटिश ताज के अंदर, क्योंकि वहां पर भी संसद का जो आधिकारिक रूप से प्रमुख है वो कौन है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है तो ब्रिटेन में आपका ब्रिटिश जो वहां का सम्राट होता है वही होता है, जिसके सर पे ताज होता है वही क्या है, वहां का प्रमुख हुआ। 1942 में ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको क्रांति कहा, तो दोस्तों इस 1942 आंदोलन को कभी आपने समाप्त होते हुए पढ़ा है आज तक कि 1942 का आंदोलन कभी समाप्त हुआ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इस आंदोलन का अंत कहीं था ही नहीं, ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। और इसका अंत क्या हुआ, इसका अंत हुआ कि भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। सिर्फ यही एक रीजन है कि इसको भी क्रांति हमने कह दिया। क्यों, क्योंकि सीधा क्या हुआ, भारत ब्रिटिश शासन से अपने हिंदुस्तानी शासन के मध्य आ गया। जो अब पहले तक हम पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे, अब हम अपने हिसाब से क्या है, भारत का शासन चला सकते थे। तो 1857 ने तो क्या किया, ब्रिटिश कंपनी से ताज का शासन, और 1942 की क्रांति ने क्या किया, ब्रिटिश ताज से हम भारतीयों का शासन हमें दे दिया। फिर बात करता हूं मैं आपके सामने फ्रांस की क्रांति की। अब इस फ्रांस की क्रांति से क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति में जो राजतंत्र था, क्या है, राजतंत्र, यानी फ्रांस में जो राजा होते थे, राजतंत्र से सीधा क्या हुआ, लोकतंत्र या गणतंत्र आ गया। क्या आ गया, फ्रांस में सीधा गणतंत्र आ गया राजतंत्र से। ठीक है, इसी तरह हम अमेरिका की क्रांति पढ़ लेते हैं। अमेरिका की क्रांति मैं जोड़ रहा हूं इन चीजों से, रीजन है कि आपको क्रांतिकार समझना जरूरी है। देखिए इसके कारण होते हैं, ठीक है, और आपके परिणाम होते हैं, सब पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी वही आपको सैनिक कारण बताऊंगा, ठीक है, आर्थिक कारण बताऊंगा, सामाजिक कारण बताऊंगा। स्पेशल मैं भी कहीं से ये नहीं है कि अब 1857 में अपने हिसाब से लिख के आऊंगा, नहीं, जो लिखा पढ़ा है वही चीज आपको बताऊंगा। हाँ, चीजें मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, कोई और अपने हिसाब से समझाएगा, पर मेन चीज जो है दोस्तों वो है कि क्रांति ही क्यों कहा गया। मतलब हमें पता होना चाहिए कि जब व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं ना, तब वो क्या कहलाती है, वो एक क्रांति कहलाती है। अमेरिका की क्रांति ने क्या कहा कि औपनिवेशिक काल से, अमेरिका में भी किसका शासन था, ब्रिटेन का, औपनिवेशिक शासन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सीधा इन्होंने भी क्या किया, अब अमेरिका के संविधान के हिसाब से शासन कर रहे हैं। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति होगी, आपकी रूस की क्रांति हुई, ठीक है, चीन की क्रांति हुई, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति की बात करता हूं मैं, सब में क्या है, चीन में भी वही हुआ, राजतंत्र को पलट के साम्यवादी व्यवस्थाएं लाई गई, वो राजतंत्र से सीधा चेंज हो रहा है। तो वो मैंने आपको बता दिया, 1 बताऊं या 10 बताऊं, बात वही रहेगी, ठीक है। इधर औपनिवेशिक शासन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र बताया, दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र अमेरिका बना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। औद्योगिक क्रांति ही क्यों कहा ब्रिटेन में, क्योंकि पहली बार उद्योगों में इतने बड़े स्तर पर, मतलब व्यापक स्तर पर उद्योगों में मशीनीकरण, ये कब हुआ था, यह आपके लगभग 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में क्या ही औद्योगिक क्रांति। अब आज मान लीजिए, देखिए नहीं होता है कि आप पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या है, ऐसे माना जाता है कि यार इस बंदे ने तो क्रांति कर दी, इस बंदे ने तो क्रांति कर दी। मान लीजिए आपके गांव से, आपके शहर से कोई बंदा पहली बार सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ, कलेक्टर बना, आईपीएस अधिकारी बना, तो आप क्या कहते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या ला दी, क्रांति, ठीक है। कोई मान लीजिए आपके स्कूल स्तर पे कहीं भी कोई कंपटीशन लेवल पे अगर किसी ने बहुत अच्छा परिणाम दिया तो आप क्या कहते हो, यार ये तो शिक्षा की क्रांति ही हो गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने एकदम से व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाया है। क्या लाया, व्यवस्थाओं में परिवर्तन।
पहले क्या होता था, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेज चलती थी, आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल गई। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डिजिटल क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डिजिटल क्रांति। तो ये बात दोस्तों हमने कर ली कि हमने 1857 का जो विद्रोह हुआ उसी को हमने क्रांति क्यों कहा। अगर आप चाहें तो इसको देख लें, बाकी ये हटेगा, फिर हम 1857 की ही बात करेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसकी मैंने आपसे बात करी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम आपके 1857 की क्रांति की। तो दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को भारत में क्या है, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में खुद को स्थापित करते गए। अब व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करने के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ही हमारे राज्य, हमारे नवाबों के साथ युद्ध कर लिए। युद्ध किया 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर और 1765 की इलाहाबाद की संधि। तो वहां से क्या है, उन्होंने हमारे देश तो नहीं कहूंगा तब तक मैं, कि मतलब कुछ भूभागों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब वहां पर वो अपने हिसाब से क्या करने लगे, शासन। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो हमारा राजतंत्र था उसमें राजा भले ही से कर लेते थे, कर ही अंग्रेज कंपनी ले रही है, लेकिन राजा फिर भी थोड़े उदार हुआ करते थे। अंग्रेज कंपनी ने उदारता छोड़ दी। अब उदारता छोड़ने के बाद फिर कुछ अन्य समस्याएं उन्होंने ला दी कि आर्थिक कारण, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लग गए। ठीक है, किसानों से उन्होंने कह दिया कि आप तो कृषि ही केवल हम जो कहेंगे उन चीजों की करेंगे, खाद्यान्नों की आप फसल नहीं उगा सकते। तो ये सब कई सारी बातें हुई। अब इन कई सारी बातों के बाद हमारे पास अनेकों कारण आए। ठीक है, अब उन सभी कारणों पर हम चर्चा भी कर लेंगे। एक उन्होंने क्या किया कि हमारे समाज और सिस्टम को भी प्रभावित किया। जैसे उन्होंने हमारे समाज में कुछ प्रभाव डाले, साथ में हमारे जो राजा महाराजा थे उन सबको उनके पदों से बर्खास्त कर दिया, उनकी पेंशन, वेतन, उपाधि सब छीन ली गई। तो इस प्रकार जो भी कुछ हुआ, अब उसके खिलाफ हमारी क्या थी, एक प्रतिक्रिया थी। हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने जो भी कुछ गलत किया उसके खिलाफ हमारी क्या थी, प्रतिक्रिया। जरूरी नहीं है उन्होंने गलत किया, ऐसा हमने माना। देखिए जैसे 1829, देखिए एक कारण माना जाता है इसमें, सामाजिक कारणों में 1829 में जो आपके सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ था, तो वो काम गलत नहीं किया था अंग्रेजों ने। वो काम किसी भी कंडीशन में क्या था, गलत नहीं था, बहुत अच्छा कार्य था। आपने सती प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत किया और आपने एक ऐसी व्यवस्था ला दी जिससे कि अब एक स्त्री को अपने पति के मरने के बाद असहनीय वेदनाओं से बचना पड़ेगा। तो अब वो सब होने के बाद एक अच्छा काम किया। 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट, मतलब एक औरत अगर कम उम्र में भी विधवा हो गई तब भी वो पुनः शादी नहीं कर सकती थी, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाए। अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमने समझा कि हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण था, हमने क्रांति इनके खिलाफ कर दी थी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सीधे सीधे 1857 की क्रांति की। क्रांति का जो कारण है, क्या है कारण, इन कारणों में प्रथम जो कारण है वो पढ़ते हैं हम राजनैतिक कारण। कौन से कारण, राजनैतिक कारण। अब इन राजनैतिक कारणों में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो आपके ब्रिटिशर्स थे, देखिए राजनीति कैसी होती है कि आप किस प्रकार से अपनी नीतियों को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं और चला रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, उन्होंने नीति अपनाई थी साम्राज्य विस्तार की। कौन सी नीति अपनाई थी, ब्रिटिश की साम्राज्यवादी विस्तार नीति, साम्राज्यवादी विस्तार नीति। अब ये जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, तो इसमें आपने देखा होगा कि जब 1765 में क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी, उसके बाद से ही उसने साम्राज्य को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो हम देखते हैं कि क्लाइव से डलहौजी तक सभी क्या कर रहे थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं दोस्तों, साम्राज्य विस्तार, रूप से साम्राज्य विस्तार।
कर रहे थे, ठीक है, क्लाइव ने भी किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था इसमें इंपॉर्टेंट बात कि लॉर्ड वेलेजली ने, नाम सुना होगा ना आपने, जब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको कि ब्रिटिशर्स की भारतीय राज्यों के प्रति नीतियां, तो उसमें बताया था कि लॉर्ड वेलेजली ने क्या अपनाई, सहायक संधि की नीति, संधि की नीति अपनाई। किसने अपनाई, आपके लॉर्ड वेलेजली ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्या था कि डलहौजी ने क्या अपनाई थी, आपके गोद निषेध प्रथा। तो डलहौजी ने क्या अपनाई थी, डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा व कुशासन के आधार पर राज्यों को हड़पा, किसने हड़पा, आपके डलहौजी ने, ठीक है। इसके अलावा 1849 में ही आपके डलहौजी ने घोषणा कर दी थी कि अब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को क्या है, सम्राट नहीं माना जाएगा। डलहौजी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को सम्राट नहीं माना जाएगा और मुगलों को क्या करना होगा, लाल किला छोड़ना होगा, मुगलों को लाल किला छोड़ना होगा। लाल किला छोड़ना होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके 1856 में किसने, कैनिंग ने कह दिया कि अब क्या होगा, मुगलों को क्या नहीं करेंगे हम, सिर्फ अब ये राजा कहलाएंगे, बादशाह। या 1856 में कैनिंग ने कहा, कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने होकर राजा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, राजा कहलाएंगे। ये किसने बोल दिया, आपके कैनिंग ने बोल दिया। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तो इसमें क्लाइव और डलहौजी सबने किया, क्लाइव से लेकर डलहौजी तक जितने भी आए, कॉर्नवालिस आया, विलियम बेंटिक आया। बेंटिक ने फिर भी साम्राज्यवादी सबसे कम नीतियां अपनाई थी, उसने सुधारवादी नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। डलहौजी ने तो गोद निषेध प्रथा और कुशासन के आधार पर राज्यों को हड़प ही लिया था। और 1849 में डलहौजी ने बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को लाल किला छोड़ना होगा ये कह दिया था। और कैनिंग ने क्या कहा कि अब मुगल सम्राट न होकर के क्या रहेंगे, राजा रहेंगे। ये कब बोला, 1856 में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, पेंशन वगैरह भी रोक दी थी। इसके बाद इन्होंने पेंशन व उपाधियों की समाप्ति कर दी। जो भी भारत के राजा थे उन सबकी पेंशन्स पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, पेंशन्स को रोक दिया। क्या कर लिया, पेंशन व उपाधियों की समाप्ति। ये सब राजकीय कारण है, राजनीतिक कारण है, सॉरी। पेंशन व उपाधियों की समाप्ति। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके जो नाना साहब थे, ठीक है, उनकी पेंशन रोक दी थी। कर्नाटक और तंजौर के शासकों की पेंशन रोक दी। कर्नाटक व तंजौर के शासक, तंजौर से याद आ रहा है कुछ, HMT, सहायक संधि करने वाला तीसरे नंबर का क्या है ये राज्य था। तंजौर के शासकों की
पेंशन व उपाधि छीन ली। मतलब पेंशन को इनकी रोक दिया, उपाधि इनकी छीन ली। अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे नाना साहेब, मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र कहते हैं हम, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा की पदवी, अब इन्होंने कह दिया कि अंतिम बाजीराव सेकंड के बाद अब कोई पेशवा नहीं होगा, तो नाना साहब से पेशवा की पदवी व उनकी पेंशन से वंचित कर दिया। पेंशन से वंचित कर दिया। किसने किया? ये किया आपके अंग्रेजों ने। इसके देखिए राजनीतिक कारण, पहले मैंने आपको बताया कि क्लाइव और डलहौजी से लेकर के क्या थे, इन्होंने किसकी नीति अपनाई? साम्राज्यवादी नीति। डलहौजी ने तो गोद निषेध प्रथा और कुशासन के आधार पर राज्यों को हड़प ही लिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि 1849 में डलहौजी ने कह दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद अब जो मुगल्स हैं इनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। 56 में कैनिंग ने कह दिया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद आप सबको अब राजा नहीं कहा जाएगा, राजा ही कहा जाएगा, मुगल सम्राट नहीं कहा जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया? पेंशन और उपाधियों की समाप्ति कर दी, जिसमें कर्नाटक और तंजौर के शासकों की पेंशन व उपाधि छीन ली। और अब बाजीराव सेकंड जो अंतिम पेशवा था, उसकी मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब को पेशवा की पदवी व पेंशन से वंचित कर दिया। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद जो कारण आएंगे हमारे सामने राजनीतिक कारणों के बाद, वो होंगे कुछ आर्थिक कारण। मतलब आर्थिक कारण की क्या ऐसी आर्थिक परिस्थिति आ गई हमारे सामने कि हमें इनके खिलाफ सीधा विद्रोह ही करना पड़ा। मतलब ये तो हो गए थे राजनीतिक कारण कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या है, जो साम्राज्य विस्तार की नीतियां, पेंशन उपाधि छीन ली। अब बात करेंगे हम इनके आर्थिक कारणों की। ऐसे क्या आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से हमें विद्रोह करने पर ही मजबूर होना पड़ा? तो एक तो आर्थिक कारण था धन का निष्कासन। क्या था? धन का निष्कासन। मतलब ये क्या कर रहे थे? देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे। काम कहाँ पे कर रहे हैं? इंग्लैंड में काम करेंगे। वेतन कौन देगा? भारत देगा। तो ऐसा क्यों होगा? तो हमने क्या है, थोड़ी सी हमें जागरूकता आई, तो हमने सोचा यार ये तो धन का क्या हो रहा है? निष्कासन। किसके रूप में? वेतन व भत्तों के रूप में। वेतन व भत्तों के रूप में क्या कर रहे थे? ये धन का निष्कासन कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। भारतीय उद्योग धंधों व व्यापार वाणिज्य का विनाश। व्यापार वाणिज्य का विनाश। देखिए, मैंने आपको जब आर्थिक नीतियां पढ़ाया था ना, तब भी बताया था कि ये क्या करते थे, ये अपने केवल और केवल ध्यान किस पे दे रहे थे? ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति की ओर। और उस औद्योगिक क्रांति पर ध्यान देने के चक्कर में इन्होंने क्या किया? भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? कि भारतीय उद्योग धंधों से जो कच्चा माल तैयार हो रहा था, उस पे ये निर्यात कर लगा देते, जिससे वो कच्चा माल क्या हो जाता था? महंगा हो जाता था, तो आगे कोई खरीदना नहीं चाहता था। ठीक है, और केवल अंग्रेजों को बेचते थे, तब तक तो इस पे टैक्स नहीं है, और अंग्रेजों के अलावा किसी और को बेचोगे तो टैक्स लग जाएगा। तो यानी अब खरीद कौन पाएगा? सिर्फ अंग्रेज। तो भारतीय उद्योग धंधों को जो, देखिए अगर एक ओपन मार्केट होता है ना, तो क्या है, ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो मिलना बंद हो गया था। भारतीय उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्य का बर्बादी, विनाश, भू राजस्व की कठोर दर।
भू राजस्व की कठोर दर। देखिए भू राजस्व की कठोर दर कैसे थी कि ये आधा यानी 50% से भी ज्यादा कई बार कर वसूलते थे। मतलब इस प्रकार का हमारे यहाँ पे प्राचीन काल से जो शासन होता आ रहा था उसमें क्या था, उसमें 1/6 कर लिया जाता था किसानों से, 1/6 यानी आपका लगभग 16%। ब्रिटिशर्स ने वही कर 50% से भी ज्यादा कर रखा था, 50% से भी ज्यादा कर रखा था। तो किसानों के पास इतनी मेहनत करने के बाद भी साल भर का अपने खाने लायक अनाज नहीं बचता था। तो ये भी क्या था, इनके खिलाफ विद्रोह का एक कारण था। इसके अलावा जो जागीरदारों को जागीर मिली हुई थी ना, वो भी इन्होंने क्या करी, छीन ली। इनाम में प्राप्त जागीरों को छीनना। और ये कब छीनी, ये इन्होंने एक इनाम कमीशन बनाया था 1852 में। किस, इनाम कमीशन, ठीक है, इन्होंने ये छीनी इसकी सिफारिश पर। इस इनाम कमीशन ने कहा कि जो भी इनाम में जागीरें मिली हैं अब उन पर अधिकार किसका होना चाहिए, राज्य का, और राज्य मतलब ब्रिटिशर्स का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या नाम है आपके, जन सामान्य में जो क्या था, बेकारी हो गई थी। जन सामान्य में बेकारी व बेरोजगारी, बेकारी कह दीजिए इसको, बेरोजगारी कह दीजिए, बेकारी, बेरोजगारी व दरिद्रता यानी गरीबी। ठीक है, और दोस्तों ये जो 1852 का इनाम कमीशन आया था ना, इसकी सिफारिशों पर कितनी जागीरें, 21,000 से अधिक जागीरें छीनी थी। आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, 21,000 से अधिक जागीरें जागीरदारों की छीन ली। तो अब जागीरदार भी क्या थे, इनके विद्रोह में हो गए, जो सामान्यतः क्या था, इनका सपोर्ट किया करते थे। और देखिए उद्योग धंधों का आपने नाश कर दिया, कार्य आप कुछ करने नहीं देते हो, भारतीयों को आप नौकरी के काबिल नहीं समझते हो, तो जन सामान्य में क्या आ गया, बेरोजगारी आ गई, और साथ में क्या थी, गरीबी। आपने इनसे इतना 50% से अधिक भू राजस्व वसूल लिया, तो अब ये गरीब तो हो ही जाएंगे। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आर्थिक कारणों के बाद अब हम देखेंगे इसके सामाजिक और धार्मिक कारण, मतलब किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में छेद किया। छेद करने से मतलब कि उसे प्रभावित किया। तो अब हम देखेंगे इसके सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक व आर्थिक कारण, सॉरी धार्मिक कारण, आर्थिक तो हमने पढ़ ली है ना, धार्मिक कारण। अब देखते हैं दोस्तों हम कि ये क्या करते थे। एक तो देखिए इनका क्या था, हमारे साथ, हमारे मतलब हम जो भारतीय थे इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। बुरा व्यवहार कि जैसे मान लीजिए एक काम ये क्या करते थे, भारतीय अगर कोई नौकरी करता है ना तो उसको वो पद नहीं देते थे जो कभी भी यूरोपियंस को मिल जाता था। भारतीयों को उस पद के योग्य ही नहीं समझते थे। ठीक है, तो एक तो इनका क्या था, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, एक तो ये क्या करते थे, भारतीयों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, दूसरा ये सामाजिक जीवन में क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। अब सामाजिक जीवन में जो हस्तक्षेप कर रहे थे ये कैसे कर रहे थे, तो ये 1829 में तो एक तो इन्होंने क्या किया, सती प्रथा निषेध अधिनियम, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना सुधारों के समय में, धर्म सुधार में, कि राजा राम मोहन राय के साथ, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा निषेध अधिनियम
बनाया। तो ये तो क्या थे, एक तो है सती प्रथा निषेध अधिनियम लाए, कौन लाया, आपका बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या किया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, कारण थे देखिए इसके, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कौन लाया, आपके डलहौजी। ठीक है, एक काम 1829 में सती प्रथा, देखिए भारतीय समाज में क्या था, सती होना बहुत गौरव की बात मानी जाती थी। तो अब उससे क्या है, ये देखिए नियम आ गया, तो इससे क्या है, वो गौरव वंचित हो गए उस गौरव से। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय समाज में कहा जाता था कि अगर औरत विधवा हो गई तो सीधे उसे सती होकर के जल करके प्राण दे देने चाहिए। आपने वहां से सती करवाना बंद कर दिया, फिर आपने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति भी दे दी, जबकि भारतीय समाज में एक औरत का एक से अधिक विवाह होना गलत माना जाता था। उस समय की ये कुछ कुप्रथाएं थी। तो इन कुप्रथाओं से देखिए, ये काम मैं कभी नहीं कहूंगा कि इन्होंने गलत किया, लेकिन हम भारतीयों ने ऐसा माना उस समय। ठीक है, उसके अलावा एक काम इन्होंने ये किया था कि 1813 के एक्ट में, 1813 के जो अधिनियम आया था ना, चार्टर एक्ट जो था, जिसमें कंपनी का अधिकार छीना था, व्यापारिक एकाधिकार, चाय और चीनी मामलों में ही अब क्या था, व्यापारिक एकाधिकार छोड़ा था। तो 1800 के अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दी इन्होंने। क्या दी, ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति या धर्म प्रसार की अनुमति, मतलब ईसाई धर्म के प्रसार की क्या कर दी, 1813 के अधिनियम में अनुमति दे दी। इसके अलावा 1835 में आपके मैकाले समिति बनी थी ना, लॉर्ड मैकाले, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को क्या मिली, अनुमति मिली। 1835 से भारत में क्या हुआ, 1835 से अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर दी। अब भारतीयों को और गुस्सा आने लगा कि यार अब तो हमें पढ़ा भी अपने हिसाब से ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 1850 में एक अधिनियम लाए थे, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। 1850 का क्या था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। अब ये जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम था ना, इससे क्या होता था कि जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ईसाई बन गया, तो ईसाई बनने के बाद उसे माता पिता अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते थे। मतलब ईसाई बनना अब किसी भी प्रकार से दुष्कर नहीं रहा था। पहले तो जो ईसाई बन रहा था उसको माता पिता अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे थे। अब ये 1835 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ला दिया, जिससे कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई बन गया तो उसको उसके माता पिता संपत्ति से बेदखल नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सामाजिक और धार्मिक कानून हुए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों इसके सैन्य कारणों की, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब हमने देख लिए, राजनीतिक कारण। अब देखते हैं कि जो इसके तात्कालिक जो कुछ कारण थे ना, सैन्य कारण सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या था, इसको एक सैनिक विद्रोही तो कहा गया था, काफी लोगों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है, लेकिन वीर सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर और दूसरे डिज़रेली जो ब्रिटिश पीएम थे तत्कालीन, उन्होंने जरूर इसको क्या कहा था, राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। तो अब बात करते हैं इसके सैन्य कारणों की। सैन्य कारण, अब सैन्य कारण क्या है कि इसमें एक तो भारतीय सैनिकों में क्या था, असंतोष था। भारतीय सैनिकों में असंतोष,
मैंने आपको पहले ही बताई ये बात कि अंग्रेज क्या करते थे, उच्च पदों पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को ही देते थे। भारतीय सैनिकों को हवलदार से ऊपर की रैंक ना के बराबर लोगों को ही मिलती थी। तो अगर आप योग्य होते हो और आपको फिर भी किसी भी प्रकार की उपाधि या रैंक नहीं मिलती है तो क्या होता है, आपके अंदर एक असंतोष की भावना अपने आप पनपने लग जाती है। तो ये क्या हुआ, भारतीय सैनिकों में असंतोष का एक कारण। ठीक है, दूसरा था किसान और सैनिकों में असंतोष कैसे हुआ, किसान और सिपाहियों में। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि 1856 में ये क्या लेके आए, समुद्र कानून लेके आए, समुद्र कानून। और 1856 में समुद्र कानून आया और इसके साथ एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी आया। ये दोनों कैनिंग के समय आए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अब देखिए इसके क्या होता है, 1856 में ही ये दोनों क्यों बने, सॉरी कैनिंग, नॉट लैनिंग, इट्स कैनिंग। अब देखिए आपके एक तो 1856 में इन्होंने समुद्र कानून बनाया और दूसरा बना दिया सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अब इन दोनों कानूनों के अनुसार क्या हो रहा है कि भारतीय जो व्यक्ति सेना में शामिल होना चाहता है ना, उसको पहले ही कह दिया गया कि आप सेना में भर्ती हो रहे हैं तो आपको किसी अन्य देश के साथ युद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, समुद्री यात्रा पर भी भेजा जा सकता है। अब आप कहेंगे समुद्री यात्रा करने में क्या दिक्कत है, तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार समुद्र पर यात्रा, क्योंकि समुद्र को हमने क्या कहा है, देवता कहा है, उसके ऊपर अगर हम चढ़ के जाएंगे तो समुद्र यात्रा करना पाप बताया है। क्या बताया, पाप बताया है। अब इन्होंने क्या लगा भारतीय सैनिकों को कि यार ये तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें पाप में मतलब पाप करने पर विवश कर रहे हैं। ये भारतीय सैनिकों ने ऐसा सोचा था। अब भारतीय सैनिकों ने ऐसा सोचा तो उन्होंने कहा कि यार हमसे ये क्यों करवा रहे हैं, मतलब ये पाप क्यों करवा रहे हैं। तो उनके अंदर भी क्या हुआ, एक विद्रोह की भावना जाग गई। अब आप कहेंगे कि ये पाप, तो देखिए धर्म पहले क्या है, जो समाज था वो धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ था। आजकल थोड़ा धर्म को लोग अलग समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में आप धर्म और समाज को अलग करके नहीं रह सकते। तो ये क्या हो गया था, इनका समुद्र पे यात्रा करना पाप बता दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट कारण क्या था, सैन्य कारणों में ही, कि क्या किया, एक बंदूक आती थी ब्राउन बेस, बंदूक का क्या नाम था, ब्राउन बेस। बंदूक की जगह ये देखिए अफवाहें हैं, आप इनको एक तरह की अफवाहें कह सकते हैं, लेकिन ये कारणों में है। ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अब इसके प्रयोग से क्या होगा, आप सोचेंगे भाई एक है बंदूक, उसकी जगह दूसरी दे दी तो उसमें क्या हो जाएगा। तो इस एनफील्ड राइफल में क्या था, गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस, सुअर की चर्बी लगे कारतूस, इनका क्या हो रहा था, कारतूसों का प्रयोग हो रहा था। फिर एक क्या था नेक्स्ट, कि बाजार में जो आटा मिल रहा है ना, बाजार के आटे में गाय व सुअर की हड्डियों का चूर्ण, ये कह दिया कि बाजार में जो आटा मिल रहा है उसमें तो गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण है। और कप जो आपके क्रांति के प्रतीक के नाम पर चपाती व कमल, ये क्रांति के क्या थे, प्रतीक, कमल के फूल बांटना।
मतलब सैन्य कारण तो ये हो गए कि 1856 का समुद्र कानून और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। उसके अलावा अफवाहें जो थी वो कहा कि ब्राउन बेस बंदूक की जगह जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग हो रहा है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग है और बाजार के आटे में गाय व सुअर की हड्डियों का चूर्ण है। तो ये बात किसकी हो गई, आपके कुछ तात्कालिक कारणों की। ले लो आप एक स्क्रीनशॉट इसका। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में 1857 की क्रांति के कारणों की हमने चर्चा कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाकी आने वाली चीज़ें जैसे विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, क्या इसने प्राप्त किया, क्या इसकी सफलता थी, क्या इसकी असफलताएं थी, इस विद्रोह के बारे में जो भी कोई बुक्स वगैरह लिखी गई है वो सब बातें हम आगे कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।